हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज के सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्क डन इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स। तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है। तो अभी आपको जैसे जैसे लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये मान लीजिए जो हमारा फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। तो अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और मान लीजिए कि वो फोर्स वेरिएबल है, तो बच्चों याद रखना कोई भी फोर्स कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल है तो उसे हम बहुत ही छोटे रेंज में छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक कंजर्वेटिव वेरिएबल फोर्स है, एक पार्टिकल को अपने ही फोर्स के डायरेक्शन में, मान लीजिए ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो अपने फोर्स के डायरेक्शन में अपने ही डायरेक्शन में पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, इतना, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ds। तो पार्टिकल इनिशियली यहां था, अब पार्टिकल यहां गया और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो कहते हैं कि इस फोर्स ने जो वर्क किया वो क्या किया, dw, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा शिफ्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन भी छोटा हुआ होगा। और क्योंकि ये ds बहुत ही स्मॉल वैल्यू है टेंडिंग टू 0, तो अगर फोर्स मेरा वेरिएबल भी है, अगर मेरा फोर्स वेरिएबल भी है तो बच्चों हम इसे कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो dw को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहते हैं वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यहां पे मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट along the same direction। तो यहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ds। तो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया dw। तो वर्क डन ऐसे डिफाइंड है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन पाते हैं। ओके, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में शिफ्ट होता और फोर्स हमारा x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा होता, जिसको हम लोग fx कह सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, ये हो गया dx। तो यहां पे बोलेंगे कि वर्क डन बाय x कंपोनेंट ऑफ दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज बाय डेफिनेशन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इनटू डिस्टेंस ट्रेवल along the direction of force। ठीक है, मान लीजिए इसी तरह से अगर एक पार्टिकल पे फोर्स along y एक्सिस लग रहा होता, जिसको हम लोग Fy से डिनोट कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिसके बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इट्स ए dy है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू दिस कंजर्वेटिव फोर्स जो कि along y एक्सिस लग रहा है, वो क्या लिखेंगे, f ऑफ y इंटू dy। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फोर्स, अगर मान लीजिए z एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है और z में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dz, तो लिख सकते हैं ना वर्क डन, ये सारा जो वर्क डन है वो स्मॉल वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू f z dz। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारा जो ये कंजर्वेटिव फोर्स है वो F है और ये Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, इसके 3 कंपोनेंट हैं, मैक्सिमम 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, Fx, Fy एंड Fz। तो अगर मान लो क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू
अच्छा, यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसे छोटे से डिस्टेंस डी एक्स, डी वाई, डी जेड, इसमें अगर हम यूज करें तो उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, और जब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए एक्स के लॉन्ग भी हो रहा है, एक्स आई कैप, वाई के लॉन्ग भी हो रहे हैं, वाई जे कैप, एंड जेड के लॉन्ग भी हो रहे हैं, जेड के कैप। ठीक है, तो इसको ds, अगर मैं इसको वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा? तो इधर अगर ds लगाएंगे तो इधर भी dx, dy, dz, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट में शिफ्ट, y कोऑर्डिनेट में शिफ्ट और z कोऑर्डिनेट में शिफ्ट भी स्मॉल होगा। तो मैं जब s की जगह ds लिख रहा हूं तो x की जगह क्या लिखूंगा? dx i कैप, और ये क्या लिखूंगा? dy j कैप, और ये dz k कैप। ठीक है बच्चों। अब अगर मुझे कोई कहता है कि वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स निकालो, तो मैं क्या करूंगा? मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें तीन तीन कंपोनेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन पहले, तो ये सम है वर्क डन बाई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स प्लस वर्क डन बाई वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स प्लस वर्क डन जेड कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। ऐसे लिख सकता हूं। देखा जाए तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं और इनका कॉम्बिनेशन है ये वाला फोर्स। F इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली थ्री फोर्सेस। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, अब तो इस लॉजिक से मैंने लिख दिया स्मॉल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, या स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स इज एक्चुअली वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट प्लस वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट एंड वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट। तो तीनों कंपोनेंट के वजह से वर्क डन हमने लिख दिया। अब यहां पे जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया है कि एफ एक्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए? उसी एक्सिस में होना चाहिए। तो उस लॉजिक से मैंने डी डब्ल्यू ऑफ एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स टाइम्स डी एक्स। ठीक है, फिर यहां पे लिख देता हूं मैं एफ वाई डी वाई, फिर यहां एफ जेड डी जेड। ठीक है, ओके, और यहां पे हो गया हमारा डी डब्ल्यू बाई डी फोर्स। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगर मुझे एक सर्टेन कोऑर्डिनेट से सर्टेन कोऑर्डिनेट तक जाना है, मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन x1 या xi कैप प्लस yi कैप j कैप प्लस zi k कैप है। ठीक है, i फॉर इनिशियल है। ठीक है, तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट, इनिशियल y कोऑर्डिनेट, इनिशियल z कोऑर्डिनेट से फाइनल पोजीशन xf i कैप, yf j कैप प्लस zf k कैप, हम लोग फाइनल पोजीशन पे चले गए और उनके कोऑर्डिनेट्स भी बदल गए, xf, yf एंड zf हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? क्योंकि यहां पे हमारा फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, तो इसलिए इसका जो सम करेंगे, जब हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अच्छा, कहां से कहां तक? इनिशियली कोई वर्क डन नहीं हो रहा था और बाद में जो नेट वर्क डन आया, लेट्स से W, तो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट हम यहां और यहां भी लगाएंगे। यहां पे वेरिएबल क्या है? x। तो बेसिकली x क्या बता रहे हैं यहाँ पे? dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट में x कोऑर्डिनेट का चेंज बताना पड़ेगा। तो ये कहां से कहां तक चेंज हुआ है? xi से लेकर xf तक। इसमें क्या चेंज आया है? y इनिशियल से y फाइनल, और यहां पे क्या चेंज आया है? z इनिशियल से z फाइनल। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इधर इंटीग्रेट कर दूं तो फाइनली डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों? W, है ना, डी टू
दिस फोर्स, ठीक है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगाऊंगा 0 to W, तो W यहाँ रखेंगे -0, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, W ही आ जाएगा। तो मैं इसको हटा के इसे W लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज Fx dx x इनिशियल टू x फाइनल Fy dy का इंटीग्रल y इनिशियल टू y फाइनल एंड Fz dz z इनिशियल टू z फाइनल। तो देखो बच्चों, अगर आपको ना क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने वर्क डन कैलकुलेट करने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला यूज करो आप, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, ये जो कंपोनेंट्स हैं इसके ये सारे वेरिएबल हैं, तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर बाई चांस कांस्टेंट है तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। अब जरा देखते हैं कि मान लीजिए इसको थोड़ा मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो W इक्वल टू आपने क्या लिखा, Fx dx Fy dy एंड Fz dz, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz, ठीक है। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसको अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, Fx, ये है Fy और ये है Fz। तो मैं इसको अगर अलग लिख लूँ, Fx i कैप और प्लस Fy j कैप Fz k कैप, ठीक है। उसके बाद डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो बच्चों क्या आएगा, इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट यानी Fx dx से मल्टीप्लाई होगा जो यहां पे है, फिर Fy को dy से मल्टीप्लाई करेंगे वो यहां है, फिर Fz को dz से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहां पे है Fz dz। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, ठीक है। यहां पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू वर्क डन। अब ये क्या है हमारा, ये जो पार्ट है फोर्स है और ये पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ फोर्स वेक्टर। तो ये क्या है बच्चों, Fx i कैप प्लस F, यही तो है हमारा क्या, फोर्स वेक्टर। तो हमने लिख दिया इसे फोर्स वेक्टर, और ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया F डॉट ds, ठीक है। कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा फॉर्मूला वर्क डन निकालने का बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रल ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। आप चाहो तो इसे अगर ब्रेक कर लो कंपोनेंट में तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, और ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। यहां से आपको ये पता लग गया कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स में ये जो F डॉट ds आता है, जो डॉट प्रोडक्ट आता है, वो कैसे आता है वो मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ F वेक्टर इनटू डॉट ds वेक्टर, ठीक है। कहां से कहां तक, S1 टू S2, S1 टू S2।
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो किसी ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट किया, तो कई बारी क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को इधर r से डिनोट करते हैं या फिर s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो r से डिनोट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, f डॉट dr, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। तो बच्चों अभी आपने देखा कि वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है वो किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है, और ये भी रिलैक्स स्टेट में है। तो आपको पता है कि अगर एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ जो रिलैक्स स्टेट में होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। तो अभी ये नेचुरल लेंथ इसका ये है, ठीक है, ये भी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। तो मान लीजिए जो एंड ऑफ द स्प्रिंग है उसको आपने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, और इसे स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया कितने से, मान लीजिए इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले आए। जो पहले इसका एंड ऑफ द स्प्रिंग यहां था अब वो यहां आ गया, और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से मान लीजिए आपने उसकी पोजीशन किसी x पॉइंट पे, मतलब जो पॉइंट है वो इस एंड से x डिस्टेंस पे है। तो स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए अपनी तरफ क्या करेगा, इसे पुल करेगा, स्प्रिंग को वापस पुल करेगा सो दैट ये पोजीशन वापस यहाँ आ जाए। यानी कि इस स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, है ना, और ये जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स x, वेर x इज बेसिकली, अगर हम फ्री स्टेट में स्प्रिंग के रिलैक्स स्टेट में जो एंड की पोजीशन है, स्प्रिंग का जो एक एंड है उसकी पोजीशन को 0 माने, तो x क्या है, एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन, ठीक है। हम इस स्प्रिंग को वापस भी धकेल सकते थे, इस तरफ धकेलते तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए इस तरफ मूव करता। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग को अगर आप एलोंगेट करते हो तो वापस कंप्रेस होना चाहता है, अगर कंप्रेस कर दो तो वापस एलोंगेट होना चाहता है। इसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अपने शेप को, अपनी लेंथ को वापस से रिगेन करना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लीजिए आपने इसको एक्सटेंड किया सपोज, तो ये स्प्रिंग अपना फोर्स, मतलब इसे वापस लाने के लिए इस तरफ लगाएगा लेफ्ट साइड में। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। इसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा जाता है स्प्रिंग फोर्स का, वो लिखा जाता है एफ वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं, एफ वेक्टर यानी स्प्रिंग फोर्स वेक्टर इक्वल टू k टाइम्स नेगेटिव ऑफ x वेक्टर। जितने से आपने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है उसका नेगेटिव, है ना। तो k, आप इस माइनस को बाहर भी लिख सकते हो, माइनस टाइम kx। यहां पे बच्चों याद रखना है कि x इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, मतलब अगर उसको कंप्रेस कर दो, या फिर एलोंगेशन। तो एलोंगेशन भी हो सकता है ये, या फिर कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, एलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है। तो अब आप देखकर बता सकते हो कि ये जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है ये किस कैटेगरी में जाएगा, वेरिएबल की कैटेगरी में या फिर कांस्टेंट की कैटेगरी में, बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि ये फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसे कितना खींचेंगे या कितना कंप्रेस करेंगे इस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा फोर्स है वो x डिपेंडेंट है, वो कितना भी हो सकता है, हम उसे कितना भी खींच सकते हैं और कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं एक लिमिट तक। तो इसीलिए हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स
is a variable force. Spring force is a variable force. तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो एक सिचुएशन लेते हैं और उसमें हमारा जो स्प्रिंग है मान लीजिए ऐसे है और अभी एक्सटेंडेड है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसका नेचुरल लेंथ है यहाँ तक, और इसे फर्दर हमने कितने से खींच दिया, एक से इधर खींच दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंग है, ये यहाँ तक नेचुरल लेंथ है और ये एक्स का एक्सटेंशन इसमें मैंने करा दिया। तो अब जरा सोचो कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बच्चों बताओ, वो होगा -kx, ठीक है। और वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ फोर्स dx, अगर x के अलोंग लग रहा है तो ये फोर्स, इसको स्प्रिंग को हमने प्लेस ही ऐसे किया है अलोंग x एक्सिस, तो हम लोग फोर्स भी क्या लगा रहे हैं अलोंग x एक्सिस को एक्सटेंड करने के लिए, तो स्प्रिंग भी क्या करेगा इसी एक्सिस में फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू क्या है -kx। अच्छा, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ fx dx ले रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, fy dy भी लिख सकते थे, है ना, एंड fz dz भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई y कंपोनेंट नहीं है तो 0, z कंपोनेंट भी नहीं है तो ये 0, तो सिर्फ हम लोग x कंपोनेंट ले रहे हैं। तो हमारा जो x कंपोनेंट फोर्स है वो क्या है, -k टाइम x, और ये क्या है dx, ठीक है। और इसे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कराना है, मान लीजिए कि इसे नेचुरल लेंथ से जहाँ पे कंप्रेशन 0 होता है वहाँ से लेकर x तक, x डिस्टेंस तक उसे हमने एक्सटेंड कर दिया, तो क्या होगा, अब k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख सकते हैं, x की पावर 1 है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, x की पावर 1 dx 0 to x। तो अब क्या करेंगे, -k x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 to x, ठीक है, 0 to x। तो बच्चों इस तरह से ये आ गया -12 k x स्क्वायर अपर लिमिट -0 का स्क्वायर लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, -12 k x स्क्वायर, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया, -12 k x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, किसकी वजह से, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और हर बच्चे को ये याद रखना चाहिए। तो अभी देखा बच्चों, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो वर्क डन आ रहा है, वर्क डन बाई एनी स्प्रिंग फोर्स, दैट इज -12 k x स्क्वायर, वेयर x इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। अब देखिए एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन, स्क्वायर करने के बाद वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगी। कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब हाफ क्या है, ये भी पॉजिटिव, और ये माइनस क्या है, नेगेटिव। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि वर्क डन बाई एनी स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो बच्चों आज जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला सीखा है, दैट इज dW इक्वल टू F डॉट dr, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का करते हैं तो क्या होता है, a डॉट b, कैसे लिखते हैं इसे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे f डॉट dr को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ f वेक्टर, ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का, वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल होता है। उसी तरह से यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर, है ना, फोर्स वेक्टर एंड
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। और आप सबको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होता है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक होता है। तो बच्चों अगर मैं रेंज देखूं डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज पॉजिटिव, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पॉजिटिव वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी पॉजिटिव हो गया, इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का रेंज क्या है, कॉस थीटा का रेंज -1 से लेकर +1 तक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि -1 to 1, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा उसका रेंज क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू -1, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एफ का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू -1, यानी कि -f/dr से लेकर कितने से लेकर पॉजिटिव क्या होगा, f का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड इंटू 1। तो f का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड इंटू 1। तो इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और -1 और 1 के एग्जैक्ट बीच में क्या है, 0। तो अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो वर्क डन 0 भी हो सकता है। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना कि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंगल मेड बाय फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो डिसाइड करेगा कि इनके बीच जो वर्क डन होगा उसका साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो इस एंगल पे डिपेंड करेगा। मैं अब जरा इसकी कॉस थीटा की वैल्यू भी लिख देता हूं, ताकि अगर आपने अभी जैसे नीट वाले बच्चे हैं अगर उनको ये याद नहीं है तो मैं आपको कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। देखिए थीटा 0 डिग्री है ना, और 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, और बीच में यहाँ पे लिख लेते हैं 53 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो बच्चा cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, cos ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो है 1, तो cos ऑफ 0 डिग्री 1 होगी। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। 37 की वैल्यू होती है 0.8, ठीक है, दैट इज 4/5, 4/5। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। 53 डिग्री की वैल्यू होती है 0.6, दैट इज 3/5, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर एंगल है, ठीक है। तो ये 37 डिग्री एंड 53 डिग्री वाली वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, बट आजकल वैल्यू गिवन होती है, ठीक है ना, बट 0 डिग्री और 180 डिग्री का शायद आपको नहीं मिले। तो 3/5 और 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। 90 डिग्री बहुत स्पेशल है, ठीक है, इसमें cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 120 की वैल्यू होती है -½ और cos 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये भी स्पेशल है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारा ये जो हमने फॉर्मूला लिखा क्या कि वर्क डन इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिए, अ कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज वर्क डन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एंगल क्या है, फोर्स वेक्टर हमारा सपोज को इधर है 10 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है इससे 90 डिग्री एंगल पे, ये 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में, अच्छा यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है,
और वैसे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ds की वैल्यू इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगी, ds इंटीग्रेट होकर डेल्टा s हो जाएगा, है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड नेट डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की जगह 10 न्यूटन रख लूँ और डिस्प्लेसमेंट की जगह 3 रख दूँ, है ना, और कॉस थीटा में थीटा की जगह पे 90 रख दूँ, तो कॉस 90 0 होता है, इस वजह से ये 30 इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, तो वर्क डन 0 होता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। अगर एक धागे से एक ऑब्जेक्ट को बांध करके उसे सर्कुलर मोशन उसका कराएं, तो टेंशन फोर्स हमेशा किधर लग रहा होता है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होता है। अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए देखें तो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस तरफ होता है ना, फॉर इंस्टेंट। तो इनके लिए एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो चाहे फोर्स कितनी भी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, अगर वो 90 डिग्री पे है तो वो क्या होगा, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए इस केस में वर्क डन हमारा क्या आ गया, 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि 2 फोर्सेस ऑन अ बॉडी along the same displacement of 2 मीटर। बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 2 मीटर हो रहा है, बट इसमें फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 2, F1 एंड F2। F1 30 न्यूटन का है 60 डिग्री एंगल पे, एंड F2 40 न्यूटन का है 120 डिग्री एंगल पे। और ये एंगल किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो फाइंड द टोटल वर्क डन बाय दीज 2 फोर्सेस। मैंने आपको हमेशा बोला है कि वो आपको जब भी वर्क डन निकालने को बोला जाए तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये वर्क डन किस फोर्स की वजह से निकालने को बोला जा रहा है। यहाँ पे फोर्स ड्यू टू 2 फोर्सेस बोल रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू F1 प्लस वर्क डन ड्यू टू F2। हमें ये टोटल वर्क डन निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम F1 की बात करें, वर्क डन बाय F1, तो क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है तो हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना, 30 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। तो ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू F2 क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया 40 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर एंड एंगल है 120, तो cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क डन आ रहा है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 इंटू 2 60, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ, प्लस 80 cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ। ठीक है, तो ये हो गया 30 प्लस माइनस 40, दैट इज -10 जूल्स। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया बच्चों, -10 जूल्स। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें साइन ऑफ वर्क डन बताना है, और इसमें 4 केसेस दे रखे हैं, इनफैक्ट 5 केसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें वर्क डन बताना है। तो पहला क्या है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू दी बकेट। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या है बच्चों, तो देखिए वर्क डन का साइन किस पे डिपेंड करता है, देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों तो पॉजिटिव है, तो एक ही फैक्टर है cos ऑफ थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगा कि वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो बच्चों वर्क डन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए हमें एंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक पर्सन बकेट को रस्सी के सहारे ऊपर खींच रहे हैं, तो फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर, और बकेट डिस्प्लेस किधर होगा, ऊपर। तो यहाँ पे वर्क डन निकालते समय अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल देखें तो क्या आ रहा है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1।
इसका मतलब cos 0 हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब एक केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, अब सेकंड केस देख लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दी अबव केस। इसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो बी केस है उसमें ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। तो अगर हम इस फोर्स पे फोकस करें तो डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा है ऊपर की तरफ, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा फोर्स वेक्टर जो हमारा यहाँ पे mg है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ऊपर की तरफ हो रहा है, इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। और हमें पता है कि cos ऑफ 180 डिग्री इज -1, यानी कि नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो इस केस में, सेकेंड केस में जो साइन होगा वर्क डन का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सी केस में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ओके, अब यहां पे क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और एक ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन किधर लगता है बच्चों, जो रिलेटिव मोशन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का इसके अपोजिट। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन है फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो देखें तो दोनों के बीच में क्या एंगल है, ये फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो अगेन cos 180 डिग्री -1, यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हियर इज नेगेटिव। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्या करें, वर्क डन बाई एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट केस है उसमें एक फोर्स एक ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ये हो गया डी है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है और एक फोर्स हमने इधर अप्लाई किया है। ठीक है, और ये कांस्टेंट स्पीड से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0। अगर ये अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और ये प्रोबेबली कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में है और सरफेस इसे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें ये इधर लेफ्ट साइड में फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए तो क्योंकि नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो इसलिए नेट फोर्स 0 है, तो वर्क डन नेट फोर्स की वजह से 0 होगा, लेकिन हमें इस फोर्स की वजह से बताना है, इसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगेन वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्सेस पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाई द रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। अच्छा, ये देखिए कोई भी रेसिस्टिव फोर्स है ना, तो वो हमेशा मूवमेंट के अपोजिट, जो एयर रेसिस्टेंस है ये एयर रेसिस्टेंस मोशन के अपोजिट लगता है। तो मान लीजिए इधर मूव कर रहा है पेंडुलम, तो फ्रिक्शन जो एयर फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा, तो हमेशा दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब भी वर्क डन निकालना हो उस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से ये सारे केसेस के हमने वर्क डन का साइन निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है बॉडी constrained to move along z axis of a coordinate system subject to constant force F given by this force where ij cap unit vector notation x y z, ये सारी चीजें हमें पता है।
तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग द बॉडी डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग z एक्सिस। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स हमारा गिवन है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं ना, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगे कि सारे कंपोनेंट कांस्टेंट हैं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, एफ एक्स डेल्टा एक्स एफ वाई डेल्टा वाई एंड एफ जेड डेल्टा वी। ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये बताया गया है कि व्हाट इज दी, पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग z एक्सिस, यानी कि x के लॉन्ग मूवमेंट नहीं हुई है ये 0, y के लॉन्ग भी नहीं हुई 0 और z के लॉन्ग 4 मीटर की मूवमेंट हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या थी -1, तो fx के -1 इंटू 0, fy की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 0, fz की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 4, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया और ये 12 हो गया, 12 जूल। तो इसका आंसर क्या हो गया 12 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, फोर्स वेक्टर गिवन है, फाइंड द वर्क डन। तो बहुत ही सिंपल है, तो अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 5 20, 0 इंटू 2 0 एंड 12 इंटू -3 -36, तो कितना हो गया -16 जूल्स।